और इस वक्त सीधे रुक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं कि समय बदल गया है। हो सकता है ऐसा समय है कि संघर्ष की जरूरत ना हो, परंतु काम करने की जरूरत है। हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है। संघर्ष करने की जरूरत नहीं है तो ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर हम डाइवर्ट करें, ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर ले जाकर राष्ट्र निर्माण के काम में हम लगे रहे। मित्रों, मुझे एक युवा ने लगभग 10 साल पहले कहा कि हम भी देश के लिए जान देना चाहते। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है। देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त जो आंदोलन चलता था उनका सौभाग्य था, उनके पास मौका था देश के लिए जान देने का। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीने की जरूरत है। देश के लिए जीते हुए हमें कोई नहीं रोक। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अमृत महोत्सव के इस सम्मेलन के अंदर से ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि 2047 तक जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व भर में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, महान होगा और एक नंबर पर। ये संकल्प सिर्फ युवा ही ले सकता है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये जो अमृत महोत्सव का और अमृत काल का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, वो आपके लिए है, क्योंकि इसको देखने के लिए आप सभी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है। 75 साल की यात्रा को यहां तक संभाल कर ले आए। हमारी कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई। 600 साल तक आजादी का संघर्ष हुआ और 600 साल के आजादी के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हो गए हैं, आजादी के 100 साल पूरे हो, तब वो सभी हुतात्माओं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की है। मेरे सामने जो विराट युवा शक्ति बैठी है उसकी है। मित्रों, मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैं कल डिटेल देख रहा था, पहले भी पढ़ा था कि एबीवीपी इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती। एबीवीपी के सभी संगठन के वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आज का वर्ष और आज के वर्ष में छत्रपति के स्वराज के उद्देश्य, स्वराज का उद्देश्य सिर्फ राज के लिए नहीं था, स्व के लिए था। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, इस स्व की स्थापना का 350 साल का कालखंड पूरा होने के वक्त सारे युवाओं को ये उद्देश्य समझाने के लिए आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम उठाया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कार्यक्रम के साथ हैं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं। इस देश का स्वर्णिम भविष्य आपकी राह देख रहा है। 10 साल पहले विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन होते, अगर उसका कोई रिकॉर्डिंग हुआ होता तो निकाल कर देख लीजिए, सारे आंदोलनों की बात होगी। मगर ये 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। घपले घोटालों की जगह नई नई नीतियां आज अमल में आ रही हैं। तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की जगह आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर के अर्थतंत्र से हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा फासला इस देश ने काट लिया है। 7.5% का ग्रोथ रेट और 60 करोड़ नागरिकों के जीवन में, उनके जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देने का लक्ष्य ये सिर्फ 10 साल में पूरा करने में आज सफलता हुई। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 60 करोड़ लोगों को घर, पीने का पानी, बिजली, गैस का सिलेंडर, शौचालय, खाने के लिए अनाज, मिनिमम जितना चाहिए उतना अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं
सारी की सारी 7 करोड़ गरीब भाइयों तक पहुंचाने का काम आज समाप्त हो चुका है। मैं इसलिए बताता हूं आपको कि किस बेस पर आपको आगे बढ़ना है, वो आपके ध्यान पर रहे। कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों 10 साल पहले हॉटस्पॉट थे। धारा 370 हट चुकी है। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई संघर्ष करने की। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर उग्रवादी संगठन अपने हथियार डाल चुके हैं और वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में करीब करीब 70% की कटौती करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व ने कई सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को एक साथ अनेक मोर्चों पर लड़ते हुए हल करने का काम किया है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इसके साथ साथ पर्यावरण की चिंता और सुरक्षित भारत की कल्पना को चरितार्थ करना, ये सारी चीजें एक 10 साल में जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि शासन ऐसे लोगों के हाथ में आया जो आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए थे, आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते थे। उसी प्रकार से आप सभी भी ज्ञानशील एकता की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। बहुत बड़ा जीवन बाकी है। ये 25 साल देश के लिए जीने का संकल्प लेकर आज इस अधिवेशन से आप जाइए, तो आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत को सर्वप्रथम करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज मेरे सामने अमृत भारत की जनरेशन बैठी है। उस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने ढेर सारे युवाओं ने युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो। ये सभी युवा थे। उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए, तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है। वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आज आपको कहने आया हूं, मित्रों, भारत का समय आ गया है। भारत का समय आ गया है और हर समस्या के समाधान के लिए आज विश्व भारत की ओर आशा के साथ देख रहा है। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि भारत का समय जो आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन को सातत्यपूर्ण बनाते हुए हमारी कल्पना के भारत की रचना करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के दिन की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है। चाहे डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी हो, स्पेस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बनाकर अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना हो, सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनने की बात हो, ड्रोन का सेक्टर हो, गेम्स एनिमेशन का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर युवाओं के लिए ढेर सारी संभावनाएं खुली है। और सिर्फ संभावनाएं नहीं खुली, इसके साथ साथ स्किलिंग और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से युवाओं को वैश्विक मंच पर
विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि इस सब के लिए आपने स्टडी कर अपना रास्ता तराशना है। मित्रों, आज देखें तो डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 है, एलईडी बल्ब में भारत नंबर। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे एबीवीपी के अधिवेशन कार्यक्रम में। हम आपको अगली खबर भी बता देते हैं। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। सांसदों को रिपोर्ट पढ़ने के लिए वक्त मांगा है। और देखिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विपक्षी की लगातार एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आज ही देखिए मोइना मेहता पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और देखिए, संसद सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई है। कहा जा रहा है कि देखिए, लगातार जो रिपोर्ट एथिक्स कमेटी ने दी है उसकी रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अब लगातार उनकी सदस्यता पर गाज कर सकती है। कहा जा रहा है कि देखिए, लगातार एथिक्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। महुआ की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा पॉइंट जिसमें दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आज ही चर्चा 2 बजे से आधे घंटे तक रिपोर्ट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला आएगा। आज रिपोर्ट पेश होने के बाद भारी हंगामा, विपक्षी सांसदों ने की है नारेबाजी। लोकसभा में तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। और वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद के बाहर बीएसपी और बीजेपी के सांसदों ने क्या कहा, आपको सुना। 2.5 मिनट में रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई। बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें। अगर कोई भी चीज है, जब वहां पर हम लोगों ने विरोध किया कि भी कम से कम पूरा तो प्रक्रिया तो कंप्लीट करो, तो प्रक्रिया भी कंप्लीट करने को तैयार। जो हमारे चेयरमैन साहब है विनोद सोनकर जी, उन्होंने एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट को टेबल कर दिया है। और अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर साहब जो है और पूरे पार्लियामेंट की तरफ से शायद ये जो आगे इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो विपक्षी दल है उसको डिस्कशन में भाग लेना चाहिए। और उसके बाद जो है ये पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, उनका प्रेरोगेटिव है, जो भी डिसीजन फाइनल होता है उसमें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, अब रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है, काफी हंगामा भी महुआ मोइत्रा को लेकर के हुआ है लोकसभा में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो ये, क्या संसद सदस्यता जाएगी या फिर रहेगी? बिल्कुल पूरी तैयारी है कि आज महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा उस रिपोर्ट पर, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर, जिसमें महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है। और साथ ही साथ उस रिपोर्ट में जो मनी ट्रेल है उसकी जांच करने की सिफारिश की है, किसी प्रोफेशनल जांच एजेंसी से जांच की भी सिफारिश की है। और साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया गया है कि महुआ मोइत्रा ने जो किया है लिहाजा उनको निष्कासित किया जाए, लोकसभा सदस्य के तौर पर उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो जैसे ही 2 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाएंगे। उस प्रस्ताव पर लोकसभा स्पीकर जो है आधे घंटे, चूंकि नियम ये कहता है कि उस पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है, तो लोकसभा स्पीकर चर्चा करने के लिए बोलेंगे। और बीजेपी की तरफ से अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, बिल्कुल, तो तमाम जो संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर। इस बीच आप हमारे साथ बने रहिए आनंद। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है। सांसदों को रिपोर्ट पढ़ने के लिए वक्त मांगा गया है। कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हो, यह विपक्ष की तरफ से मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्पीकर से मिले हैं और आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने पत्र लिखा है। अभी रिपोर्ट पेश करना, प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, ये प्रेमचंद्रन की तरफ से कहा गया है। तो विस्तृत चर्चा की जो मांग है वो की जा रही, जहां पहले यह माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर 30 मिनट तक की जो चर्चा है वो संभव हो सकती है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महुआ मोइत्रा को लेकर। एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश हो गई है और संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश बाकायदा की
गई है। रिपोर्ट पर लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसद इसको लेकर हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ से मांग की गई, जैसा हमने आपको बताया कि विस्तृत चर्चा की मांग इस पूरे मामले पर की गई है। एथिक्स रिपोर्ट के सबमिशन के बाद अब जब इसको पेश कर दिया गया, अब आपको सुनाते हैं कि आज लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने से पहले और रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, ये आप सुनिए। क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? खुशी लग रही है कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কবু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। टेबल हो गया। हाँ देखें मतलब हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा हटिए, हम खाना खा के आते हैं। अरे खाना खा के आते हैं, अब जो होगा सो 2 बजे के बाद ही होगा ना। सुबह के और अभी से तो कुछ नहीं हुआ, हम खाना खा के आते हैं, खाना खा के आते हैं। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का महुआ को लेकर बहुत बड़ा हमला सामने आया है। महाभारत द्रौपदी के लिए हुआ था, ये सुकांता की तरफ से कहा गया। शूर्पणखा के लिए महाभारत नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। और चलिए अगली खबर उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम ने मेड इन इंडिया का नारा भी दिया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े उद्योगपति, कारोबार जगत से जुड़ी हस्तियां, कई देशों के नेता और केंद्रीय मंत्री पहुंचे। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में निवेश करें, निवेशकों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। विकसित भारत के सपनों से हर देशवासी जुड़ा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। और तेजी से बदलती दुनिया में आज हर किसी की नजर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। 12 दिसंबर को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन होना है। इस बड़े और अहम आयोजन की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की। 12 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। ये सम्मेलन 12-14 दिसंबर तक चलेगा। 12 दिसंबर को इसकी शुरुआत शाम 5 बजे से होगी। इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को इन्वाइट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर लिखा, मैं आप सभी को एक आकर्षक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो एआई और इनोवेशन में प्रगति का जश्न मनाता है। हम एक बहुत ही दिलचस्प समय अवधि में रह रहे हैं, जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया है, जिसके बारे में पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। प्रगति के इस बवंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसके प्रयोग का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। ये क्रांतिकारी तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है, जो इसे समृद्ध कर रही है। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम उससे परहेज नहीं कर सकते। उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगली खबर का रुख करते हैं। 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने बनाए हैं ऑब्जर्वर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3-3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी की है नामों की लिस्ट। विधायकों से मीटिंग करके बीजेपी के ऑब्जर्वर सीएम का नाम फाइनल करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर जल्द ही सस्पेंस खत्म हो सकता है। पार्टी की ओर से तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, जबकि मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है।
इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को सौंपी गई है। सोर्सेस के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों की मौजूदगी भी रहेगी। मतलब संभव है कि 10 दिसंबर को ही एमपी के सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाए। इसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने को लेकर पहले 5 दिसंबर को पीएम मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। फिर अगले ही दिन 1.5 घंटे मोदी और शाह ने मंथन किया। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। दक्षिण में बीजेपी का आधार बढ़ रहा है, पूरे देश में पीएम मोदी जी के साथ है, पूरा देश इस वक्त पीएम मोदी के साथ है, यह भी कहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर्यवेक्षक हैं दुष्यंत। आज देश की जनता ने इन 5 राज्यों के चुनाव के माध्यम से बता दिया है कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। 3 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाए हैं। हमने कहीं ना कहीं तेलंगाना में, जहां हम 1 थे, 2 थे, और हम आज 8 पर खड़े हुए और एक विपक्षी दल के तरह नाते हमने लोगों के दिल में जगह बनाई है। ऐसे मिजोरम में हम 1 थे, वहाँ से 2 हो गए, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने कई राज्यों में सरकार बनाए हुए बैठे हैं। और जहाँ तक साउथ की बात करें, साउथ में भी हमारा जनाधार लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी सबके दिल में वास करते हैं, सर्वांगीण विकास को लेते हुए, इसलिए सर्वस्पर्शी हैं। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी आवास छोड़ेंगे इस्तीफा देने वाले सभी सांसद। 30 दिनों में आवास खाली करेंगे सभी सांसद। सरकारी आवास छोड़ेंगे और लोकसभा आवास समिति ने इस बाबत नोटिस दिया है। 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति पूल से आवास मिला है। 3 मंत्रियों को शहरी विकास मंत्रालय से आवास मिला है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसद चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से 12 सांसदों को जीत मिली थी और इसमें से 11 सांसदों ने जीत के बाद सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोकसभा आवास समिति ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सभी बीजेपी सांसदों को 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया है। इसमें से 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति पूल से आवास आवंटित किए गए थे, जबकि 3 सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उन्हें शहरी विकास मंत्रालय से आवंटन मिलता है। जिन्हें फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से मध्य प्रदेश से राकेश सिंह, छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साय, मध्य प्रदेश से रीति पाठक, राजस्थान से बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और उदय प्रताप सिंह जैसे नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों नवाब मलिक के नाम पर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी ने नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल नहीं करने के लिए अजीत पवार गुट को खत लिखा है। उधर नवाब मलिक पर शरद पवार गुट का रुख भी साफ हो गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के अजीत गुट में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत को लेटर लिखकर नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल न करने की मांग की थी। वहीं अब एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नवाब मलिक साहब के साथ किया वो गलत किया है। नवाब मलिक भाई हमारे भाई भी है और एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बहुत लड़ाई की थी। अब आपको बताते हैं कि फडणवीस ने अजीत पवार को लेटर में क्या लिखा था। मलिक पर दाऊद से कनेक्शन के आरोप हैं। ये केस अभी चल रहा है और वो मेडिकल बेल पर बाहर हैं। मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नवाब मलिक का आपकी पार्टी से जुड़ना अलायंस को नुकसान पहुँचा सकता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब 7 दिसंबर को नवाब मलिक महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हुए और सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए। और एक बड़ी खबर आ रही है, 2 जंगी मोर्चों के बीच रूस और ईरान एकजुट हो रहे हैं। मॉस्को में पुतिन है रईसी का जंगी प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान की सैन्य घेराबंदी हो रही है। रूस ईरान की जंगी तैयारी से अमेरिका में जरूर बेचैनी है। यूक्रेन और गाजा में जारी भीषण युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है।
मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के कई देश अब इस युद्ध की आग में झुलस सकते हैं। दो जंगी मोर्चों के बीच रूस और ईरान ने विश्व विनाशक फ्रंट तैयार किया है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में पुतिन और रईसी ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका की जंगी चालें मानवता के खिलाफ है। पुतिन और रईसी की मुलाकात से अमेरिका की टेंशन बढ़ी है तो दोनों के जंगी प्लान में अमेरिका से सीधा युद्ध होने की आशंका भी बढ़ी है। पुतिन और रईसी के निशाने पर अमेरिका होने की वजह से युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। रूस और ईरान के जंगी प्लान पर अमेरिका ने गंभीर चिंता जताई है। रूस ईरान के जंगी प्लान में मिडिल ईस्ट से अब अमेरिका और इजराइल की सैन्य पोजीशन पर असर पड़ेगा। अरब वर्ल्ड पर अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। और देखिए, एक तरफ रूस और ईरान की मीटिंग, वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की फोर्स अब लेबनान में घुसकर स्ट्राइक करने में जुट गई है। इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से क्लस्टर बमों से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को समतल कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाविस्फोट और थर्रा उठा दक्षिणी लेबनान। भीषण धमाके से हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हेडक्वार्टर तहस नहस हो गया। एक बार फिर देखिए हिजबुल्लाह की बर्बादी वाली इन तस्वीरों को। इजराइल की एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रतिबंधित क्लस्टर बम दागे और फिर आगे का मंजर देख लीजिए। हिजबुल्लाह का ठिकाना चूर चूर होकर बिखर गया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के चिथड़े उड़ गए। इजराइल पर जारी हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए आईडीएफ ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। आईडीएफ के इन हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर भी बारूदी बौछार हो गई। तबाही का इस मंजर को देखकर लगता है कि इजराइल किसी भी सूरत में अपने सबसे खूंखार दुश्मन हिजबुल्लाह का सर्वनाश करके ही रहेगा। इस विध्वंसक हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। वहीं इजरायली हमले का हिजबुल्लाह ने भी करारा जवाब दिया है। काउंटर अटैक करते हुए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर भीषण प्रहार किया। नॉर्थ इजराइल पर लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। और नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो लेबनान में विनाश होगा। लेबनान को गाजा और खान यूनिस में बदल देंगे। लेबनान से हो रहे हमलों के बाद ये चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक बयान से तनाव और बढ़ गया है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो लेबनान में महाविनाश होगा। लेबनान में जारी हमलों पर चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान को गाजा और खान यूनिस में बदल देंगे। बेरूत में गाजा जैसी तबाही होगी, वहां सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। बता दें कि जंग की शुरुआत से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हर दिन लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली फोर्स के ठिकाने हैं। इजराइल भी हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार कर रहा है। दूसरा वॉर फ्रंट खुलने के खतरे के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी कमांड का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री गैलेंट और आईडीएफ चीफ डैनियल हगारी भी नेतन्याहू के साथ मौजूद थे। दोनों ने नेतन्याहू को लेबनान से खतरे के बारे में जानकारी दी। और अमेरिका ने इजरायल को आगाह किया है, हूती के हमलों का जवाब न दे इजरायल। हूती विद्रोहियों को अमेरिका देगा जवाब, हूती पर अमेरिकी मीडिया का दावा। दो महीने से इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिका को अब जंग के विस्तार होने का डर सता रहा है। अमेरिका को डर है कि जंग कहीं पूरी तरह मिडिल ईस्ट में ना फैल जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हूती विद्रोहियों के हमले का जवाब नहीं दे, हूती विद्रोहियों को अमेरिका जवाब देगा। अमेरिका को डर है कि इजराइल फोर्स ने हूती के हमलों पर पलटवार किया तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले और तेज हो जाएंगे। हूती और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान जंग में उतर गया तो युद्ध के विस्तार की आशंका है। बता दें कि हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ड्रोन और घातक मिसाइलों से इजराइल की तरफ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल लगातार हूती के हमलों को नाकाम कर रहा है, साथ ही हूती के हमलों का जवाब भी दे रहा है। हूती ने पिछले दिनों लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया था, लेकिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया था।
और देखिए अगली बड़ी खबर, गाजा में हमास की नई सुरंगों का खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने 7 नई सुरंगों का पता लगाया है। स्कूल के नीचे मिली हमास की नई सुरंगें, बमबारी के बाद हमास की सुरंगें नजर आई हैं। इजराइल और हमास के बीच 63वें दिन जंग और विध्वंसक रूप ले चुकी है। उत्तरी गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर चुकी इजरायली फोर्स का साउथ गाजा के कई इलाकों पर जल्द कब्जा हो सकता है। इजरायली फोर्स के तेज ऑपरेशन के बीच हमास की कई नई सुरंगों का खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने हमास की 7 नई सुरंगों का पता लगाया है। हमास ने स्कूल के नीचे सुरंग बना रखी थी। भीषण जंग के बीच गाजा से एक के बाद एक विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों से गाजा में भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने हमास ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। वहीं गाजा ने आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने भी भीषण हमला किया है। टैंक और पैदल सेना ने हमास को घेर लिया है। इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों ने आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में जारी जंग के बीच इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हमलों का जबरदस्त पलटवार कर रही है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है।